स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ इन दिस सिविल सर्विस डे स्पेशल। दोस्तों, परसिवरेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन ये काफ़ी ऑफन यूज्ड वर्ड्स होते हैं, पर आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, जो शख्सियत बैठे हैं, उन्होंने इन शब्दों का सार अपने जीवन का सार बनाया है। ये 1978 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हुए। उसके पहले ऑलरेडी ये IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हो चुके थे। 78 में सेलेक्ट होते हैं, यूपी कैडर अलॉट होता है और उसके बाद एक जर्नी शुरू होती है जहां पे ना सिर्फ ये स्टेट लेवल पे, पर उसके बाद नेशनल लेवल पे और उसके बाद पार्लियामेंट के लेवल तक जाके एसोसिएट होते हैं। अ करियर स्पैनिंग क्लोज टू 50 years ऑफ पब्लिक सर्विस। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग श्री देश दीपक वर्मा सर, former IAS and former Secretary General to the Rajya Sabha. Thank you for joining us here on Study IQ, sir. Thank you, Bhuvan, and thank you for a very generous introduction. Thank you, sir. Thank you for joining us. Sir, आप 78 में select हुए. Let us take you back to that era, that bygone era. एक aspirant select होके जाता है civil services में. What was that feeling when you got selected? And जब आपने एक तरीके से अपना district level का postings शुरू किया, क्या आपने सीखा जो एक तरीके से एक लॉन्च पैड आपको प्रोवाइड किया फॉर द रेस्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ पब्लिक सर्विस? भुवन, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहला तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी थी, जब वो IAS ज्वाइन करती थी तो बड़े आइडियलिज्म से भरी रहती थी। बहुत सारे आइडियलिज्म थे जो बाद में बहुत सारे मिसप्लेस निकल जाते हैं, बहुत सारे अचीवेबल नहीं होते हैं, लेकिन यू आर फुल ऑफ आइडियलिज्म and full of urge to do something for the service, for the country, for the society and for the nation. तो और जैसा आपने बताया, मैंने एज कलेक्टर एंड कमिश्नर मैंने बहुत अच्छा पीरियड गुजारा है और मेरा ये कहना है कि IAS ऑफिसर के पीरियड में, सर्विस काल में, जो वो फील्ड में एज SDM, ADM थोड़ा सा पीरियड एंड देन DM कलेक्टर का जो पीरियड होता है वो बहुत अच्छा होता है, वेरी सेटिस्फाइंग। एंड इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द पावर दैट यू wield, it is not only because of the status that you have, it is because the scope of the work that lies before you, and you can utilize and actually do something which will be very fulfilling not only for the society, for you yourself. आज की तारीख में मेरे जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो ऑफिसर्स काम किया, जिन्होंने मेरे साथ, जो मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे पाया, वो सब मेरे लिए एक बहुत ही अमूल्य धाती की तरह से हैं। वो मेरी बहुत मेमोरेबल, हमारी मेमोरीज में इच्ड हैं और शायद वो सबसे हमारे वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सर, अक्सर कहा जाता है सर कि ये DM, CM और PM, ये 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस ही हमारे पूरे राष्ट्र को चलाते हैं। जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, स्टील फ्रेम, जब मेटकाफ हाउस में उन्हें एड्रेस किया था। क्या आप उस बात से सहमत हैं? नहीं, ये एकदम सही है। और जिस तरह से CM और PM को, एक तो आपके पास पावर होती है इंस्टीट्यूशन आपको पावर प्रोवाइड करता है, फिर आप इनिशिएटिव लेते हैं एज एन इंडिविजुअल। उस पावर को, बहुत सारे लोग, पावर बहुत होता है लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। कई बार उनको हनुमान की तरह याद दिलाना पड़ता है कि आपकी ये ताकत है। तो एज DM, CM और PM के अलावा एज DM अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने उस एरिया में लोगों के डेस्टिनी को इम्प्रूव करने के लिए, खास करके वहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई नेचुरल कैलेमिटी है, गाँव की प्रॉब्लम है, बेटर गवर्नेंस का है, रूरल इम्प्रूवमेंट का है, उसमें जो कलेक्टर है उसको इंस्टीट्यूशनल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की। और अगर DM उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करता है, कलेक्टर इस्तेमाल करता है, एंड होप द यंगर जनरेशन DMs आर डूइंग इट, इट इज़ इमेंसली सेटिस्फाइंग फॉर देम एंड द इम्पैक्ट वुड बी सच कि अगर आप आज के 10-15 साल बाद जब उस ज़िले में जाएंगे तो लोग, अगर आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो लोग आपको पहचानेंगे और कहेंगे कि वो कलेक्टर जब यहाँ थे तो उन्होंने ये किया था। इससे बड़ा रिकग्निशन और इससे इतना रिवार्ड और सर्विस का कुछ और नहीं हो सकता। आपके समय काल में एक इनिशिएटिव जिसके बारे में हमारा आप चर्चा भी कर रहे थे और
इन आवर कोर्स ऑफ आवर रिसर्च वी फाउंड आउट अबाउट दैट टू कि आपने मिनी कलेक्टरेट या मिनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला कॉन्सेप्ट तैयार किया था और अपने डिस्ट्रिक्ट्स में उसको अप्लाई किया था। कुड यू वॉक अस थ्रू इट, उसके पीछे का सोच क्या था? देखिए, वो डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि डीएम की कितनी एक्सेसिबिलिटी है टू दी जनरल पब्लिक, और पब्लिक कितनी आसान। बहुत सारे डीएम्स ये कह सकते हैं कि हमने तो 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम ओपन कर दिया है लोगों से मिलने का, बट दैट्स गुड, बट दैट इज़ नॉट इनफ। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होते हैं, लोगों से पास पहुंचने का, लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का। और वो इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे पब्लिक के लोग एक तो बहुत दूर रहते हैं, वो बहुत दूर रहते हैं, वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जब तक उनकी बस आएगी तब तक आपका साथ मिलने का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। खास करके अगर आप फोरनून में आपने टाइम फिक्स किया हुआ है तो आपके उनके पहुंचने तक आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। जब वो बस लेकर के आएगा, वो पैदल चल करके कितनी दूर आएगा। मैं अल्मोड़ा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वहाँ पे बहुत सारी एरिया से जो लोग आते थे उनको रोड हेड तक पहुँचने में 4 घंटे लगते थे। फिर रोड हेड से वो जब वो बस लेगा और आप तक पहुँचेगा तो वो आफ्टरनून तक पहुँच पाएगा। और फिर उसको 2 दिन का खाने का सामान लेके आना पड़ता है, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट डे आपसे मिलने के बाद फिर ये करके वापस जाता है। तो ये जो स्कीम का आपने रेफरेंस दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। ये मैंने एक स्कीम शुरू की, मिनी कलेक्टर स्कीम। आइडिया ये था कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो सेकेंड लेवल के अफसर थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, ये इन सारे अफसर्स को हमने कहा कि आप फील्ड में जाइए, और फील्ड में उस दिन आपको यू विल बी द कलेक्टर, यू आर कैरिंग माई मैंडेट एंड माई रिट टू द विलेज। और इसको लीगल जामा मैंने कैसे फैलाया कि आप जब वहाँ जाएंगे तो लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो कभी ऊंचे अधिकारियों के मौजूदगी से सॉल्व हो जाती हैं। आपको उदाहरण दे सकता हूँ मैं 1-2। जैसे बहुत सारे मामलों में गांव में जो लोग रहते हैं उनकी डेथ हो गई, उनका नाम सक्सेशन उनका होता है, वरासत कहते हैं उसको, वरासत दर्ज करनी है। वो लेखपाल और कानून को उसको दौड़ा रहे हैं बहुत दिनों से। तो मैंने कहा कि आप ऐसे जितने भी केसेस हैं उसको नोट करके ले आइए, और आप नोट करके लाएंगे, आप सर्टिफाई करेंगे तो हम उसको उसका यहाँ से रेगुलर ऑर्डर पास कर देंगे। तो दैट वे यू आर द मिनी कलेक्टर। सिमिलरली अगर मान लिया गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती बगल वाले की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, तो अगर आप जाएंगे और वहाँ पे लोगों की बात सुनिए, सब लोगों की बात सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सही बात क्या है इसमें से, और आपको पता लग जाएगा कि जो अगला आदमी है वो इसने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। वो लेखपाल को, कानूनगो को, या पुलिस का सिपाही है, उसको इन्फ्लुएंस करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर कब्जा किए हुए, तो वो कब्जा उससे छुड़वाना वो काम आपका है। और आप आकर के जब हम रिपोर्ट देंगे तो हम जो वहाँ का लोकल फंक्शनरी है उसको लिख के भेजेंगे कि आपको इसके लीगल जामा पहनाइए और इसकी रिपोर्ट हमको भेजिए। इसी तरह से और छोटी छोटी बातें थी, जैसे कि हैंडपम्प कहाँ लगेंगे। उस जमाने में हैंडपम्प का इशू हुआ करता था, हैंडपम्प कहाँ लगेंगे। तो जो गांव के मजबूत लोग होते थे वो अपनी जगह पे अपने हिसाब से वो हैंडपम्प की जगह तय कर लेते थे। तो ये जब मैंने कहा जब आप जाओगे गांव में तो सारे लोगों की बुलाओ बैठक और सबसे पूछो, और आप उस गांव का एक बार दौरा करो, और दौरा करके आप पता लगेगा कि आपका गांव में ये जगह है जहाँ पे सबसे सूट करता है लोगों के लिए कि यहाँ पे होना चाहिए। तो वो जो लोकेशन होगा वो बेस्ट लोकेशन होगा। हमने कहा आप जब दे दोगे तो हम उसको अमली जामा पहना देंगे, उसको हम लीगल स्वरूप दे देंगे। हम जो जल निगम का या जल का अधिकारी होगा उसको लिख के भेजेंगे कि ये इस गांव का जो हैंडपंप लगना है उस गांव में होगा। अब ये काम मैं एसडीएम एडीएम के थ्रू कर सकता था, लेकिन एसडीएम एडीएम तो 4 ही है ना। लेकिन जब हमने मिनी कलेक्टर स्कीम में 100 लोगों को लगाया इस काम में 150 दिन, और कहा 2 दिन गांव में आप रात में रह के आएंगे, रात में रुकेंगे, रह के आएंगे, तो बहुत सारे काम हो गए जो कई सालों से पेंडिंग। और फिर इसको मैंने रिपीट किया। तो एक केवल एक ये उदाहरण है
ये एक उदाहरण है कि इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जब आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। एक बार एक छोटा सा और एग्जांपल याद आया मुझे। कई बार कलेक्टर ये भी कर सकता है कि किसी फील्ड में इनिशिएटिव लेने के लिए, हम लोगों ने इसको आगरा में किया था। आगरा बिकेम दी, इट गॉट एन अवार्ड फॉर द फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। उस समय हमने ये किया कि गांव में हम लिटरेसी के प्रोग्राम को इनकरेज करना चाहते थे। गांव में लोगों की ज़रूरत होती थी कि हैंडपम्प्स लग जाएं या खड़ंजा लग जाए या सड़क बन जाए। तो मैंने उसको लिंक कर दिया कि जो लिटरेसी का प्रोग्राम जिस गांव के प्रधान और जिस गांव के लोग अच्छे ढंग से चलाएंगे, मैं उनको प्रेफरेंस पे, प्रायोरिटी पे उनको ये दूंगा, उनका सैंक्शन करूँगा। तो मेरे पास चिट्ठियाँ आती थी कि डीएम साहब हम पढ़ना लिखना सीख गए हैं, बड़ी ख़राब पोस्ट ऑफिस में बड़ी ख़राब सी हैंड राइटिंग में, हम पढ़ना लिखना सीख गए हैं और ये चिट्ठी हम अपने हाथ से लिख रहे हैं, हमारे गांव में एक हैंडपम्प लगवा दीजिए इस जगह, या ये शेड्यूल कास्ट का एरिया यहाँ लगा दीजिए। तो इट यूज्ड टू बी वेरी सेटिस्फाइंग। सो यू आर डबटेलिंग द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रायोरिटीज ऑफ दिस वर्क together, and then this way you are promoting both. So these kinds of innovation can be done. It can only be done by a collector, only by the district magistrate, because he has the opportunity, he has the power, and he has the hands for this. Who can do it? But then the question arises that जब इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पे कलेक्टर खुद एक तरीके से अपने प्रतिनिधि भेज के लोगों के साथ जुड़ना चाह रहा है, तो उस तरीके के इनिशिएटिव्स जो सीमिंगली सक्सेसफुल है जैसा आप कह रहे हैं, तो उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों नहीं करते हैं से एट दी स्टेट लेवल? वेयर इज दैट इम्पेडिमेंट? कहाँ पे ब्लॉकेज है? वो देखिए, वो होता है, ऐसे बात नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइज भी कभी कभी होता है, कभी कभी अननोटिस चला जाता है। गो कि हमारा ये जो प्रोग्राम था उसको इंडिया टुडे ने बहुत इसको प्रोमिनेंटली कवर किया था और इसकी लोगों में पहचान बनी थी बाहर। लेकिन इनिशिएटिव्स का एक अपना कैरेक्टर होता है, इनोवेशन का एक कैरेक्टर होता है कि इनोवेशन हमेशा इंडिविजुअल से शुरू होता है, कुछ दिन तक लिमिटेड रहता है और फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस पाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी इसकी एक्सेप्टेंस हुई और फिर एक रात्रि निवास की स्कीम चली जिसमें लोग गांव में जा कर के 1 दिन और 2 दिन रात्रि निवास करेंगे और अपने अपने वहाँ के एरिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसकी रिपोर्ट भेजेंगे। तो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, बहुत सारी जगहों पे हुआ है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना इस तरह के प्रोसेस को लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो इनिशिएटिव फाइल में है या आपके दिल में। अगर आपके हार्ट में है तो वो इम्प्लीमेंट होगा, अगर वो खाली फाइलों में चला सरकारी ढंग से तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा या रूटीन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक रिपोर्ट बन जाएगी। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि कलेक्टर का आइडियलिज्म से भरा होना, एक इस तरह का जोश होना बहुत ज़रूरी। सिनिसिज्म, आजकल कई लोग कहते हैं कि नए आईएएस अफसरों में सिनिसिज्म आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि ये उनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। वर्मा सर, एक प्रश्न जो स्टडी आईक्यू के क्लासरूम्स में जब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी या बाकी सारे सब्जेक्ट्स, तो एक प्रश्न जो हमेशा उभर के आता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में हमने पावर का ओवर कॉन्सेंट्रेशन कर दिया है, दैट पर्सन इज बेसिकली ओवरवर्क। वो सुबह कचहरी भी जा रहे हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग भी देख रहे हैं, प्रोटोकॉल ड्यूटी भी देख रहे हैं। सो इज दैट हैम्परिंग द डिलीवरेंस ऑफ से गुड गवर्नेंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये एकदम गलत है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि कलेक्टर्स बहुत बिजी हो गए हैं और ख़ास करके जो स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन जगहों पे ये समस्या है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कई बार इजी वे आउट ये मान लिया जाता है सरकारों के द्वारा कि हमने कलेक्टर को कह दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और कलेक्टर अब कर देंगे। पर कलेक्टर, वेल इंटेंशन कलेक्टर के पास भी उतना टाइम सेट नहीं होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपने एक बात कही कि इस किस्म के रिफॉर्म्स को नंबर 1 इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और नंबर 2 कि जो सेकेंड लेवल का जो ऑफिसर है उसके पास भी इनफ पावर्स होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे पावर्स आप कलेक्टर में ही कंसंट्रेट करें, सुपरविज़न उनको दें, लेकिन
लेकिन अब हो गया है, काफ़ी अंतर आ गया है। जैसे बहुत जगहों पे पुलिस कमिश्नर का सिस्टम आ गया, तो पुलिस का काम वो कर रहे हैं। अब एक चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया है पंचायत राज एक्ट के बाद से, जिसमें बहुत सारा डेवलपमेंट का काम अब उसको करना होता है। कलेक्टर को, अच्छे कलेक्टर को, बजाय अपने अफसरों के, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग ओवर द नेक, वो करने के बजाय उनको ग्रूम करना चाहिए और अपने पास मेनली कोऑर्डिनेशन का काम रखना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम इटसेल्फ बहुत बड़ा है। इस डिपार्टमेंट ने की ये प्रायोरिटी है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है कि सब पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है कि इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए। अब इन दोनों में कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए? अर्बन डेवलपमेंट की प्रायोरिटी है कि हमें हाउसिंग बनानी है, दूसरे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है कि सब पेड़ नहीं कटने चाहिए। अब इन सब की आवश्यकता है। कलेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है कोऑर्डिनेटर का, और वो कोऑर्डिनेटर का अगर वो पॉजिटिव ढंग से रोल अदा करे तो दैट इटसेल्फ इज टू मच ऑफ वर्क। सो माय व्हिच एडवाइस आई गिव टू द younger age of IAS officer is that don't get involved into too much of details, but coordinate and inspire your team to work, to deliver. That always gives the results. That is my belief. One thought that is coming to my mind right now, sir, कि स्टडी IQ पे हम लोग मेंटरशिप, जब आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करते हैं तो एक मेंटरशिप हमारा एक की फैसेट होता है, की एजेंडा होता है, जहाँ से हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे जब आपके नए एज सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, 21st सेंचुरी के अलग डिमांड्स हैं, जैसा आपने कहा पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, इज देयर अ नीड फॉर आवर न्यू एज सिविल सर्वेंट्स, स्पेशली उनके पहले प्राथमिक वाले ईयर्स में, कि उनको भी हम एक से रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स के छत्र छाया में मेंटरशिप प्रोवाइड करें सो दैट दे कैन बेटर डिलीवर द सर्विसेज? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया हुआ है, और जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपने मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू किया, वो बहुत अच्छा आइडिया है। कई बार ये मेंटरशिप का प्रोग्राम उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उनकी साइकी के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है जितना कि क्लासरूम स्टडीज़ होती है, तो वो तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। बट जो सिविल सर्विसेज में, खास करके आज कल सिविल सर्विसेज में मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग बहुत आ रहे हैं, इवन लोअर इनकम ग्रुप के लोग आ रहे हैं। उनके पास अपना कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया था, मेरे पास कोई फैमिली का बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो आई रन बैक टू माय अंकल और ग्रैंड अंकल और माय मैटरनल अंकल एंड आस्क देम कि क्या करना चाहिए इसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शुरुआत के 8-10 सालों में अगर गवर्नमेंट इस टाइप का मेंटरशिप प्रोग्राम करे और अच्छे मेंटर सेलेक्ट किए जाएं जो उनको सही राय बहुत सारी चीज़ों में, कि कई बार नए एज के जो ऑफिसर्स हैं दे आर एट क्रॉस रोड्स, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ, बिकॉज दैट कैन नेवर बी टॉट इन दी एकेडमी, दैट कैन नेवर टॉट थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। वो सिचुएशन अलग है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आई और आप गए वहाँ पे, विधायक जी ने कहा कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, अब आपको आपकी टेक्स्ट बुक से तो वो मैच नहीं कर रहा है। तो आप कैसे विधायक जी की भी प्रायोरिटी को समझते हुए, वो विधायक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके पीछे भी रीज़न है, तो आप उस मेंटालिटी को समझते हुए, चीज़ों को समझते हुए सलूशन कैसे निकाल सकते हैं, कभी कभी इसके बारे में मेंटरशिप बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे रिकमेंड करना हुआ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक मेंटरशिप का प्रोग्राम ज़रूर शुरू करें। इससे IAS के जो यंग ऑफिसर्स हैं उनकी क्वालिटी डिटोरिएट होने का, उनका गलत दिशा में जाने का और अनप्रोडक्टिव और सिनिकल हो जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर, 50 years, close to 50 years in the service of the country, 49 years. आपने एक तरीके से सिविल सर्विस के छवि को धीरे धीरे बदलते हुए देखा है। आज के सिविल सर्विस जो ज़्यादा सोशल मीडिया सेवी होते हैं, टू द पॉइंट दैट इट बिकम्स डेट्रीमेंटल फॉर देयर इंटायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या आप उससे अग्री करते हैं? देखिए, मैं इसमें आपको बड़ा बैलेंस व्यू दूंगा। पहले की सिविल सर्विसेज में मीडिया से एक्सपोजर एकदम नहीं था और हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको ऑलमोस्ट कि मीडिया से बात नहीं करनी है या बहुत कम बात करनी है। उसमें कई बार ऐसा होता था कि सोसाइटी में जो वेस्टेड लोग हैं वो आपके खिलाफ ऐसा नैरेटिव बिल्डअप कर देते थे
कि आपकी पिक्चर सामने नहीं आ पाती थी, सही पिक्चर नहीं आ पाती थी। तो थोड़ा ओपनिंग अप टू द मीडिया, टू द पब्लिक, बिकॉज थ्रू द मीडिया यू आर ऑल्सो गोइंग टू द पब्लिक। तो वो करना, कई बार आपकी स्कीम है, आप उसमें कोई चीज़ करना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न टू यूज़ मीडिया कंस्ट्रक्टिवली। जो इसमें प्रॉब्लम है, जो अनफॉर्चुनेटली मैं आजकल के यंगर जनरेशन में देख रहा हूँ, विच इज़ रियली रियली अवॉइडेबल, इज दैट द पर्सनल प्रमोशन। बहुत सारे मैंने देखे ऑफिसर्स को जो अपनी हर छोटी सी छोटी चीज़ को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू कैश इन ऑन पीपल्स क्यूरियोसिटी अबाउट द IAS ऑफिसर्स, द लाइव्स ऑफ द DM, लाइव्स ऑफ द कमिश्नर, लाइव्स ऑफ द सेक्रेटरी। वो गलत है, उसको आपको कंट्रोल करने की और रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इसको रेगुलेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। कई बार आप वो चीज़ें कर रहे हैं पब्लिक के सामने या कैमरे के सामने जो सस्टेनेबल नहीं है, जो आगे चल के नहीं ठीक चलेगी, और या आप अपने सबऑर्डिनेट्स को केवल शो डाउन करने के लिए कर रहे हैं। ये खतरा है इसमें। वो उस वजह से मैं सोचता हूँ कि ये उसका निगेटिव साइड है, जिसको बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित करने की ज़रूरत है। बस सर के बात में ऐड करना चाहूँगा कि इतना बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया था कि अब लाल बहादुर एकेडमी को भी सर नोटिफिकेशन निकाल के बोलना पड़ा है कि हमारे जो प्रोबेशनर्स आते हैं उनके लिए मोबाइल फ़ोन वर्जित है, फाइन्स वगैरह इत्यादि भी लग रहा है, जिसपे काफ़ी सारा चर्चा हुआ है, बट विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। सर, आपके कार्यकाल में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि, काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं वैसे तो, पर अगर सबसे बड़ी उपलब्धि देखी जाए वो है कि कैसे आपने उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट से कॉरपोरेशन का काया पलट कर दिया था। तो सबसे पहले हमें बताएं कि प्रॉब्लम्स क्या थी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा स्टेट है, आबादी भरा हुआ है, और नोड टू नोड कनेक्टिविटी भी एक प्रॉब्लम्स थी। बसेस पुराने हो चुके थे, रोड्स खराब थे, तो एक मल्टीफेरस प्रॉब्लम था जिसके लिए आपको एक आई एम श्योर मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी लगाना पड़ा होगा। सो वॉक अस थ्रू दैट प्लीज। तो आपको सबसे पहले शुरुआत इस बात से करूँगा कि जब मैं कमिश्नर था उस समय, लखनऊ का कमिश्नर था मैं, और जब मुझे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भेजा गया तो सॉर्ट ऑफ ए पनिशमेंट भेजा गया। उसकी कहानी में नहीं जाना चाहता मैं, पनिशमेंट कहिए या साइड ट्रैक करने की बात थी या कुछ भी था, वो इसलिए भेजा गया कि ये इसके लिए है। तो मैं गया, शुरुआत में एक आध महीने में बहुत खुश नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर, जो मेरी आदत है, मैं प्रॉब्लम को मैंने ग्रिप में लिया। तो उस समय, अब मैं इस पे आता हूँ जो आपने पूछा है, UPSRTC की इमेज ये हुआ करती थी कि ये इसमें वो गरीब लोग और गठरी वठरी लेकर के चलते हैं, और ये तो हमेशा लॉस में रहती है, सरकार का बड़ा पैसा लगता है इसको चलाने में, और बस किसी तरह से चलती रहे, यही बड़ी बात। और बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत इनएफिशिएंसी है, बड़ा इनडिसिप्लिन है, वगैरह वगैरह। तो मैंने इसको एक नया ट्विस्ट दिया। मैंने उस समय कहा था लोगों से कि आप दी 1/3 ऑफ इंडिया ट्रेवल्स इन आवर बसेस। हमारा पैसेंजर लोड करीबन उस समय 100 करोड़ की आबादी थी, 33 करोड़ लोग पूरे साल में हमारे यहाँ चलते थे। तो मैंने कहा 1/3 ऑफ द इंडिया ट्रेवल्स इन योर बसेस, नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू लिवरेज इट। तो हमने फिर उसको लिवरेज किया बहुत सारी चीज़ों में, और हमने उसमें सेगमेंटेशन किया। एक सेगमेंट किया हमने रिच अफोर्डेबल जो कैटेगरी है, एक पुअर लोगों के लिए कैटेगरी। रिच लोगों के लिए कैटेगरी का एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, कि उस समय शारजा में, अभी भी आप उत्तर प्रदेश के लोग जो शारजा या दुबई में या इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हुए हैं। वो जब बाहर से आते थे तो उनके लिए प्रॉब्लम होती थी कि पहली बात तो उनको जैसे ही वो तो उतरते थे तो लोग समझ जाते थे कि ये दुबई वाला है, ये शारजा वाला है। तो टैक्सी वाले से लेकर के और वो टोल छीनने वाला, वो हर आदमी कहता था तुम्हारा दिखाओ क्या क्या लाए हो। और मतलब उनकी जिसको कहते हैं नुचाई शुरू हो जाती थी। फिर वो वहाँ से बस पकड़ करके बस अड्डे पे आता था, और बस अड्डे पे बस लेता था, क्योंकि उस समय टैक्सी इतनी चलती नहीं थी। तो मैंने एक स्कीम शुरू की, ये शारजा की स्कीम शुरू की, मैंने उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक स्कीम बनाया। और देखिए ये इमेज का
टोटल मेकओवर है। मैंने कहा कि उसमें जो होगा एक बस हम चलाएंगे जो वहाँ से चलेगी और उसको सीधे जौनपुर या आजमगढ़ या कानपुर ले जाएगी, उसके वहाँ तक सीधे वहीं से। और उसमें जो हमारा कंडक्टर और ड्राइवर होगा, मैंने कुछ स्मार्ट टाइप के ड्राइवर कंडक्टर चुने और मैंने कहा वो जो ड्राइवर और कंडक्टर वो स्मार्टली ड्रेस्ड होगा, टाई वाई लगा करके, उस समय कोई जरूरी नहीं था लेकिन लगा करके और करेगा, और पूरा एक्सपीरियंस एरोप्लेन की तरफ से दिया जाएगा। वो आएगा, घुसेगा जब उसको, तो उसको टॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या उसमें उसका इंडियन लुक भी था कि सत्तू दिया जाएगा उसको, और उसमें वो उस आदमी को सीधे गांव तक छोड़ा गया। तो बहुत सारे वहाँ पे जो वो थे एजेंट्स और ये वो, एक तो उनके चंगुल से बच गया कि उसको लगा कि ये तो सरकारी लोग हैं। और मैंने इसकी बुकिंग करा दी एम्बेसी से, जहाँ से वो चलेगा वहीं से बुकिंग कर सकता था, वो वहाँ से ही वो लिख के भेज सकता था कि मैं आ रहा हूँ, तो वो बुकड था पहले। और टिकट मैंने उसका रखा तिगुना, जो नॉर्मल बसेस का किराया था उसका तिगुना किराया था। दे वर वेरी हैप्पी। अच्छा, उसमें एक सिक्योरिटी का भी आदमी रहता था, कोई बहुत सारे पैसे वैसे लेके आते थे, तो अगर ओवरनाइट जर्नी है तो एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी उसमें रहता था। तो दिस वाज सम एक्सपीरियंस एंड वी स्टार्टेड गेटिंग मनी फ्रॉम दिस। देन व्हाट वी डिड वाज कि हमने कहा इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी बसेस में चलती है, और ये क्या होता था कि जगह जगह बस स्टेशनों पे रुकते थे, और उन बस स्टेशनों पे जो ढाबे वाला था वो ड्राइवर को शराब पिलाता था कि हमारे ढाबे पे रुको। फिर ड्राइवर शराब पी करके गाड़ी चलाता था, वो एक्सीडेंट होता था तो हमें उनके बच्चों को नौकरी देनी होती थी। तो चारों तरफ अनप्रोडक्टिव का एक वेब बना हुआ। तो मैंने एक स्कीम बनाई, रिकॉग्नाइज्ड ढाबा स्कीम, जिसमें हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, यूपीएसआरटीसी के पास पैसा नहीं था एकदम। तो हमने इसको स्कीम बनाई कि हम ये करेंगे कि हम ये कहेंगे कि हमारे जो बसेस हैं वो आपके उस पर रुकेंगे, ढाबे पे रुकेंगे। कंडीशन ये है कि आपको पैसेंजर एमिनिटीज़ वहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो पैसेंजर एमिनिटीज़ में हमने थोड़े से शुरू किया, भी बढ़ाते गए हम, कि वो वहाँ पे बैठने की अच्छी वो कुर्सी मेज लगाएगा। वहाँ पे एक बहुत सारे लोग अपने गांव में बात करना चाहते थे कि हम आ रहे हैं, कल तक पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे हमने एक टेलीफोन बूथ, टेलीफोन उस समय का जो था वो लगवाया। एक फैक्स की फैसिलिटी की कुछ लोग चाहते थे उस समय के लिए तुरंत। और फिर एक छोटा छोटा गार्डन मैंने कहा आगे डेवलप करो। और सबसे बड़ी बात कि बाथरूम, क्योंकि लेडीज़ जो पैसेंजर्स होती थी उनके लिए बड़ी समस्या होती थी कि बाथरूम की जगह नहीं थी। अगर आपको याद हो, बहुत पुराने समय में औरतों के लिए खास करके बाथरूम की जगह नहीं हुआ करती थी, वो झाड़ी और ये ढूंढा करती थी। तो हमने कहा जेंट्स और मेल और फीमेल के बाथरूम्स बनाए जाएंगे और वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के होंगे। और ये सब काम हम ढाबे वाले से करा रहे थे। और हमने उससे ये कहा कि एवज में तुमको क्या मिल रहा है कि हमारी बसें रुकेंगी। और फिर मैंने उसको भी कहा कि ये सोचो कि हमारी इतनी पॉपुलेशन चलती है और इतना अगर बस वाला आपके यहाँ रुकेगा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। और आपको मैं बताऊं कि अभी भी वो ढाबा चलता है, वो लखनऊ और नवाबगंज के पास है, वो लखनऊ कानपुर के बीच में। तो पहले दिन जब ये स्कीम हमारी शुरू हुई तो वो आदमी उस रात में अपने घर नहीं जा सका। अब मालूम है इसका कारण क्या था कि उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हुए कि उसको ले जाने के लिए उसके पास बोरी नहीं थी। ही हैड नॉट इमेजिन कि इतने पैसे मिलेंगे उसको, उतने पैसे उसके थे। फिर मैंने कोका कोला, पेप्सी कोला, इन सब कंपनियों से कहा कि हम आपका प्रोडक्ट वहाँ पर रखने के लिए आपको राइट्स देंगे वहाँ पे, तो आप उसको दीजिए। आपको इमेजिन नहीं होगा कि उन बस अड्डों पे, उन ढाबों पे और उन यूपीएसआरटीसी के ट्रैफिक के लिए, जब जिसके लिए कोई छोटा मोटा वेंडर भी तैयार नहीं होता था, पेप्सी कोला और कोका कोला ने हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ा कि ये हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। टेंडर में कुछ इश्यूज थे उनके, तो वो फाइनली खैर सेटल हुआ। तो यू क्रिएटेड रेवेन्यूज बिकॉज यू लिवरेज द पॉपुलेशन। कि हमारा ये जो पॉपुलेशन इसको हमने लेवरेज करके जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी थी वो हमने क्रिएट की, और उसके थ्रू हमने पैसेंजर एमिनिटीज़ इम्प्रूव की। और इवेंचुअली और भी बहुत सारी बातें हैं। इवेंचुअली पहली बार हम लोग उस साल हमने ड्राइवर्स को बहुत इंसेंटिव दे दिए। उसके बाद
हमने कहा कि जो ड्राइवर पर किलोमीटर इतने चलाएगा उसको होगा। जो मैंने अभी बताया कि ड्राइवर कंडक्टर की जगह नहीं थी, हमने उसका भी कहा, उससे कहा कि उसके लिए एक अलग कमरा बताओ और तुमको खाना अभी भी मुफ्त मिलेगा। ये पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट था कि वो आपको फ्री में खाना देगा। ड्राइवर को कहा कि वो फ्री में खाना देगा, लेकिन शराब नहीं देगा। तो वो अपने आप वो चीज़ रेगुलेट हो गई। तो वो जब चीज़ हमने की तो धीरे धीरे रेवेन्यू उसकी जनरेट हुई। मेरे समय में कैश प्रॉफिट में आया पहली बार, और उसके बाद नेट प्रॉफिट हुआ, और अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह रिवीजन करना और बहुत सारे छोटे छोटे रिफॉर्म्स थे, इसको बात करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये हमने आपको एक छोटा सा बता दूं मैं, जो मैंने अभी कहा था कि ड्राइवर कंडक्टर चलाते थे तो उनकी खुद की भी डेथ हो जाती थी एक्सीडेंट्स में। बाहर के लोग की होती थी, सबसे ज़्यादा उनकी होती थी। फिर उनके बच्चे आते थे, और उनके बच्चे जो हैं आश्रित नियम है कि आश्रित को नौकरी दी जाएगी। तो उनकी नौकरी में क्या होता था, उनको बिठा लिया जाता था, वो पानी पिलाते थे। हमारे यहाँ बहुत कहता है, अरे साहब नौकरी लगा दीजिए, पानी पिलाता रहेगा आपको। पर पानी पिलाना इज़ अ वेरी अनप्रोडक्टिव वर्क। तो हमने उसमें एक स्कीम शुरू की। हमने कहा कि ड्राइवर जो भी होगा, हम उसको तुरंत नौकरी नहीं देंगे। वो 19 साल 18 साल की अगर की उम्र का है, या जनरली इसी उम्र के हुआ करते, हम अपनी बसेज में, अपने वर्कशॉप्स में, बसेज में उनको ड्राइविंग सिखाएंगे। क्योंकि हमारे पास ड्राइवर की कमी थी, कंडक्टर्स की कमी थी, और ये अनप्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट हो रहे थे। मैंने कहा हम आपको ले जाएंगे, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। और ट्रेनिंग करने के बाद हमने एक स्कीम शुरू की, 35 पैसे पर किलोमीटर, अब वो 50 पैसे शायद कर दिया है, अभी भी चल रही है। जो आप इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करें तो इंस्टीट्यूशनलाइज भी हुआ। वो पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे जब आप ड्राइवर कंडक्टर की। तो हमारे अनप्रोडक्टिव एसेट्स प्रोडक्टिव बन गए। जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर की कमी थी वो दूरी हो गई, वो फुलफिल हो गई, और देयर वाज अ लॉट सेटिस्फैक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, डिसीज्ड पर्सन आल्सो। मतलब आपने फॉरवर्ड लिंकेजेस भी देखा, बैकवर्ड लिंकेजेस भी देखा, और इकोसिस्टम तैयार किया। कुछ ऑपोजिशन आया था इसमें? बिकॉज अगेन देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप टैक्सी ना लें, तो आई एम श्योर वो टैक्सी का ऑपरेटर्स मस्ट हैव रिजन अप इन। ऐसा है ना, यही मैंने कहा, इनिशिएटिव। अगर कलेक्टर इनिशिएटिव ले, यूपीएसआरटीसी का एमडी इनिशिएटिव ले, तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, उनकी हिम्मत उतनी नहीं पड़ती है। वो आप उसको अगर आप दिल से कर रहे हैं, तो फाइल पे आपने ऑर्डर कर दिया तो वेस्टेड इंटरेस्ट हावी हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिल से कर रहे हैं कोई चीज़, आप खुद पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले 2 दिन मैं खुद खड़ा रहता था वहाँ पे, जब पैसेंजर्स ऊपर से आए तो मैं खुद खड़ा था वहाँ पे देखने के लिए। तो वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आकर के वहाँ ले जाए। सबको पता चलता है भाई IAS अफसर है, DM रहा है, कमिश्नर रहा है, तो वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। पुलिस भी अलर्ट हो गई वहाँ की। तो धीरे धीरे वो सिस्टम बन गया। फिर वो अपने आप ही वेस्टेड इंटरेस्ट उन जगहों पे घुसता है जहाँ पे उसको क्वेश्चन दिखाई देता है। क्वेश्चन नहीं होगा, वो आपसे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है या आप ज़्यादा ले रहे हो, इसका मुकाबला है। आपने ज़्यादा इनिशिएटिव लिया तो आप जीतोगे, उसने ज़्यादा इनिशिएटिव लिया तो वो जीतेगा। बात करते हैं सर, आप स्टेट लेवल से फिर उसके बाद सेंट्रल लेवल पे आए। यू वेर सेक्रेटरी टू मेनी मिनिस्ट्रीज, एंड देन आपको फिर ये एक मौका मिला, या मैं ऑनर कहूँ, जहाँ पे आप सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बनते हैं, वो मंच जहाँ से भारत का भाग्य लिखा जाता है। व्हाट वाज दैट लाइक एक्सपीरियंस, और क्या आपने सीखा वहाँ पे? बिकॉज आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्टीप लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एनी पर्सन टू रीच एट दैट स्टेज। मैं तो हमेशा कहता हूँ, एडमिट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के तौर पर जो एक्सपीरियंस है वो अनूठा है। और वो मैं अपने को खुशकिस्मत मानता हूँ दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड आई डिड दैट रोल फॉर 4 years, and it is actually mind blowing experience for you. You get to know the different political parties, and the political parties, the leaders were your friends, and you get to see some of them are so brilliant. And when you sit there and there is a bill which is being discussed, and if you are taking interest, when the people from the ruling party will speak, you will say हाँ ये तो बात ठीक है. When the opposition party comes and he takes up the issues, आपको लगता है हाँ ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है.
So people who are, especially in the Rajya Sabha, because it is the eldest body, and the parliamentarians, they are, most of them, they are very knowledgeable people, and they do a lot of research. We had some who will do a lot of research and will come and speak there. So that's a very enriching experience. You get to know how the system works, how the government works, and since you are independent of the government, so you also have the faith of the, at least I had lot of faith of the opposition parties also. And then you learn how to keep balance, how to understand as to why one is thinking what, both sides, and then try to push things in a radical manner, in a rational manner. So that was the learning experience in Rajya Sabha, and that definitely was very, very rewarding and very enriching. राज्यसभा में भी या ओवरऑल पार्लियामेंट में अगर हम देखें, पहले एक डिस्कशन और डिबेट का माहौल हुआ करता था. आजकल जैसा खुद लोकसभा के स्पीकर साहब ने भी कहा है कि एक डिसरप्शन का नया ट्रेंड आ गया है. इज दैट बेनिफिशियल फॉर दी से परसुएंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, या उसमें भी कुछ देखिए, कीचड़ आपको में मैं कमल खुल सकता है? इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा. बीइंग वेरी, आई विल मेक वेरी इम्पार्शियल कमेंट्स आल्सो, because I was Secretary Parliamentary Affairs earlier, and then I became Secretary General Rajya Sabha. So I have seen the government of both the Congress and now this government. The disruptions have taken place there also. Disruptions are taking place now also. They have been taking place. But in the present context, it is very important to understand that time probably the disruptions were taking place because people used to think that's the way to get an attention of the public, attention of the people. Today, it is not required because social media is so active. Media has become so prevalent all over and so efficient. So anything that you want to convey, it is already reaching people automatically. You don't have to disrupt the parliament to get people's attention. You are only disrupting a constructive discussion. So therefore, probably it is now unproductive. And that is why now the public has started seeing it in much strongly that as a wastage of time. And people who waste the time of the parliament today are not looked down, they are not seen properly in the eyes of the public. They are looked down upon because they think it is not necessary. You are wasting the time of good governance, time of good legislations, good discussions. And I have a feeling that now the ruling and the opposition parties have probably started understanding, realizing that the good discussions and good debate, making good points is much better way of getting a publicity for yourself, getting across to people and getting across to the other parties. So disruption today, in today's time, I think it is counterproductive. It is counterproductive both for the concerned political party and the concerned speaker also. इन योर मेमोरी, जब भी आप सेक्रेटरी जनरल थे राज्यसभा के, सो वेल में अचानक से आप देखते हैं बहुत सारे लोग आके फिर वहाँ पे चीखा चिल्ली शुरू हो गया. तो कभी ऐसा लगा कि ओ इट्स गेटिंग हीटेड अप नाउ, maybe we need to call the Martians or something like that? मैं सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा था जब धारा 370 पास किया गया, तो मैं उस समय सेक्रेटरी जनरल था और मैं जहाँ बैठा हुआ था उसके कुछ मतलब सीढ़ियों पे, वेल में चारों तरफ आकर के लोग बैठे थे. कुछ लोग लेट गए थे, कुछ लोग वहाँ पे लेटे हुए थे. और मुझे जो है एक बार उसमें बीच में उठ करके वॉशरूम जाना था, तो मैं उनसे लोगों से रास्ता बनाता हुआ उनमें से गया हुआ. तो ये हुआ है, ऐसा होता है. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे चूँकि मैं डीएम और कमिश्नर का मुझे बहुत अच्छा अनुभव था, तो मैं ना कभी आई नेवर लॉस्ट माई कूल. और मैं उनसे मजाक भी करता रहता था, हंसी भी करता रहता था. बट व्हेन नीडेड मार्शल का भी यूज़ किया हमने मार्शल का भी बहुत स्ट्रांग यूज़ किया. लेकिन हमारे टर्म्स कभी नहीं बिगड़े इन लोगों से. ये अच्छी बात रही. लुकिंग बैक एट दिस इलस्ट्रियस करियर, कोई ऐसा गोल या कोई ऐसा टारगेट जो आप शायद अचीव करना चाहते थे बट किसी कारणवश वो नहीं हो पाया?
जो शायद अब मौका मिले तो यूड लाइक टू परस्यू इट? Yes, I think you have asked a question which I had thought but I had not given words to it in the way you have done it now. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें आपने मन में सोची और आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है, वो प्रैक्टिकल है, लेकिन गवर्नमेंट में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको किसी भी जगह पे बैठ कर के बहुत समय तक काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपने आइडिया फ्लोट किया और आइडिया को आगे बढ़ाया, और ज़रूरी नहीं है कि आपका सक्सेसर भी उस आइडिया को उसी तरह से आगे बढ़ावे, तो वो उस आइडिया की नेचुरल डेथ हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के एक कोई एडवाइजरी ग्रुप्स बनाए जाएं। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कुछ दिनों पहले कि हर डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनका एक ग्रुप, पता नहीं वो आगे चला नहीं किसी वजह से, उनको ले करके, और जो प्रेजेंट सेक्रेटरीज हैं, प्रेजेंट मिनिस्टर्स हैं, उनको उनसे राय ले करके उनके आइडियाज़ को पिक करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर वाले एक्सपीरियंस की वजह से कहा होगा, ये मैं समझता हूँ। वो बहुत यूज़फुल चीज़ है, और उसको ले करके अगर आप करेंगे तो यू विल नॉट री इन्वेंट द व्हील, you will not reinvent the wheel. Wherever somebody has done something, brought an idea, taken it to some level, वहाँ से आप फिर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे अफसर, नए अफसर फिर से कोई इनिशिएटिव शुरू करते हैं और फिर वही गलतियाँ करते हैं जो मैंने की थी। तो मैंने तो ऑलरेडी कर रखी है ना, तो अब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उससे आगे बढ़ो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझको कर सकता था, मैं कर लिया, या अब मैं करूंगा तो और अच्छे ढंग से करूंगा, ऐसा है। जरूरी नहीं कि हर गलती हम करके सीखें। हाँ, करके सीखें। आज पूरा राष्ट्र सिविल सर्विस डे मना रहा है, और क्लोज टू ऑलमोस्ट 75 to 80 ईयर्स जहाँ पे हमारा सिविल सर्विस एक स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, ब्यूरोक्रेसी जो है उसने एक अपना बहुत अहम योगदान दिया है जहाँ तक भी हमारा राष्ट्र पहुँचा है। आपके नज़रिए में, आपके असेसमेंट में, इज देयर मोर दैट कैन बी डन एट अ रियलिस्टिक ग्राउंड लेवल, or the pace that the bureaucracy has taken upon itself, is it sufficient enough to have that, say, Viksit Bharat by 2047? पहले तो मैं ये कहूँगा कि the role of the bureaucracy, and the role of bureaucracy, when I say bureaucracy means every level, every service, that should never be undermined. The progress that we have made, there is a huge contribution of these civil servants that we have to admit. We should accept this. However, in the new circumstances and this new age India, there is of course need for redefining the role of the civil service. And this need of the role of civil services is that you cannot be functioning in isolation. You cannot functioning in the old ecosystem. To how much to adopt the new technology, how much to adopt AI. Even senior officers, the secretary level officers, say they should start using AI tools. I use a lot now, by the way. But they should start using AI tools. And the other thing is always respect the experts. Always respect the technical people or people from the other service, the kind of input that they bring in. How to use that input for the good governance, for furtherance of an objective is your skill. And that is the skill which IAS officers should have. That is, you are meant for that. And that skill is required to be used. It has to be rethought, re-engineered, and it has to be implemented in a de novo, in which there will be a good amount of creativity, good amount of innovation, good amount of new knowledge that is available all over. You cannot close yourself in a silo and not get affected by whatever is happening around the world. So that kind of a change, in my opinion, should come, and that should definitely take us to Viksit Bharat by 2047. I'm sure it's been a most enriching discussion दोस्तों, स्पेशली जब हम सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन की बात करते हैं। सर के एक्सपीरियंसेस, सर के इनिशिएटिव्स में ही काफ़ी सारे केस स्टडीज़ हैं जो छुपे हुए थे, जिनके बारे में सर ने भी उल्लेख किया, एंड आई एम श्योर you will be making note of them for the purpose of your answer writing. On that note, Shri Desh Deepak Verma sir, thank you so much for your time.
आप बहुत दूर से आए हैं, आई एम श्योर इट्स बीन अ लॉन्ग ड्राइव फॉर यू, बट आपका ये एफर्ट आई एम श्योर विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू द यूपीएससी स्टूडेंट कम्युनिटी. ऑन दैट नोट, थैंक यू वंस अगेन देशदीपक वर्मा सर. नमस्कार. Thank you very much. It has been immensely learning and enriching experience for me as well. थैंक यू सर. Thank you. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.